स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, इनका क्षेत्र एवं महत्व और सीमाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम समष्टि आर्थिक विरोधाभास क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, आर्थिक विकास की इन दोनों शाखाओं में क्या संबंध है पर चर्चा करेंगे। चर्चा को हम समष्टिगत विरोधाभास की अवधारणा क्या है से शुरू करते हैं। तो आर्थिक विश्लेषण में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जो तथ्य या बात एक व्यक्ति के लिए सही एवं लाभप्रद हो सकती है, वह बात या तथ्य समग्र रूप में गलत एवं घातक हो सकती है। अर्थशास्त्र में ऐसी परस्पर विरोधी स्थितियों को समष्टि आर्थिक विरोधाभास, मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स कहते हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन ने आर्थिक क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे विरोधाभासों का विवेचन किया है जो व्यक्तिगत रूप से तो उचित हैं, किंतु यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इन्हें लागू कर दिया जाए तो ये अनुचित एवं घातक होगा। प्रमुख विरोधाभास इस प्रकार है। पहला है, व्यक्तिगत बचत एक अच्छा गुण है, किंतु राष्ट्रीय सामूहिक बचत अनुचित एवं घातक सिद्ध हो सकती है। ये व्यक्तिगत बचत उस व्यक्ति विशेष के लिए उचित एवं लाभप्रद हो सकती है, पर अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति समग्र रूप में बचत करने में जुट जाएं, तो राष्ट्रीय उपभोग घट जाने से, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की उपभोग मांग घट जाने से मंदी की स्थिति में आय, उत्पादन एवं रोजगार में कमी अर्थव्यवस्था को मंदी के कुचक्र में फंसाकर घातक एवं अनुचित सिद्ध हो सकती है। इसे बचत का विरोधाभास कहते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति बैंक में जमा राशियां निकाल ले तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति बैंकों से अपनी जमा निकाल लें तो बैंक फेल हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों के पास कभी भी इतनी नकद जमा नहीं होती कि वे अपने सभी जमाकर्ताओं की जमा राशियों का एक साथ भुगतान कर सकें। इसी प्रकार अकेले किसान की पैदावार में वृद्धि से किसान की समृद्धि है, पर अगर सब किसानों की पैदावार में एक साथ वृद्धि हो तो अति उत्पादन की स्थिति आ जाएगी, अर्थात पूर्ति मांग से अधिक हो जाएगी, जिससे कीमतें कम हो जाएंगी, कृषि उत्पादन के मूल्य में गिरावट आएगी और ये स्थिति किसानों के लिए उचित नहीं होगी। इसे गरीबी का विरोधाभास कहते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर ऋण में डूबना मूर्खता है, पर अगर राष्ट्र विकास तथा मंदी में सुधार के लिए ऋण लेकर घाटे का बजट बनाए, अर्थात आय की तुलना में व्यय अधिक करे, तो ये उपयोगी है। इसी प्रकार एक व्यक्ति मजदूरी में कटौती स्वीकार कर अपनी बेरोजगारी दूर कर सकता है, पर देश के सभी बेरोजगार मजदूरी में कटौती से अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मजदूरी में कटौती राष्ट्र की प्रभावपूर्ण मांग में कमी कर बेरोजगारी को और बढ़ा सकती है। इसी प्रकार किसी उद्योग विशेष में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभ कमा सकती हैं, पर अर्थव्यवस्था में स्थित प्रत्येक उद्योग में कीमतें बढ़ जाएं तो मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति को अधिक मौद्रिक आय से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, पर सभी लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने पर मुद्रास्फीति के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं होगा। ये हुई समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास की अवधारणा कि जो एक व्यक्ति के लिए ठीक है, उचित है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उचित हो, ये आवश्यक नहीं है। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, अर्थात ये अंश तथा व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहत एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है, अर्थात ये कुल संबंधों की व्याख्या करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कतले बनाने की विधि कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को पिंडन की विधि कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र का अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं व सेवाओं की कीमत निर्धारण एवं विभिन्न उपयोगों में आवंटन का अध्ययन होता है, ये कीमत विश्लेषण से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर व साधनों के समग्र उपभोग को निर्धारित करने का अध्ययन होता है, ये आय विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आंशिक संतुलन विश्लेषण है, समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य संतुलन विश्लेषण है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व, मुद्रा बैंकिंग आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण तक फैला है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक कीमतों, व्यक्तिक उपभोग, उत्पादन आदि की ओर संकेत करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य, कुल उपभोग, कुल उत्पादन और राष्ट्रीय आय स्तर का संकेत करता है। व्यक्ति, उपभोक्ता, परिवार, फर्म आदि नाशवान इकाइयां हैं, अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र नाशवान का अध्ययन है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कभी नष्ट नहीं होती, अतः समष्टि अर्थशास्त्र अनाशवान का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक समस्याओं का समाधान एवं नीति प्रस्तुत करता है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान एवं उचित नीति उपलब्ध कराता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के मूल्यांकन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से उपयोगी है। व्यक्तिगत विश्लेषण सरल है, इसका महत्व आजकल अपेक्षाकृत कम है, जबकि समष्टिगत विश्लेषण जटिल एवं दुविधापूर्ण विश्लेषण है, इसका महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक फर्मों, उद्योगों व उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ावों, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी को स्पष्ट करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को समझने के बाद अब हम आर्थिक विश्लेषण की दोनों शाखाओं में क्या संबंध है पर चर्चा करेंगे। यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की दो अलग अलग शाखाएं हैं, इनका क्षेत्र भिन्न भिन्न है। जहां एक और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका उद्देश्य कीमत निर्धारण का विश्लेषण करना तथा विशेष साधनों का विशेष उपयोगों में आवंटन करना है, तो दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र में आय की धारणा महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय के स्तर व साधनों के समग्र उपयोग को निर्धारित करना है। फिर भी ये दोनों एक दूसरे की प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरों की सीमाओं व विश्लेषण संबंधी कठिनाइयों का निराकरण करते हैं। दोनों का विकास परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है। प्रोफेसर हेडरसन और क्वांट ने स्पष्ट किया है कि हम ये नहीं कह सकते कि आय की धारणाएं व्यष्टि सिद्धांत में नहीं होती अथवा कीमतें समष्टि सिद्धांतों में नहीं होती, लेकिन व्यष्टि सिद्धांतों में आमदनी का निर्धारण सामान्य कीमत निर्धारण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। व्यक्ति उत्पादन के साधन बेचकर आय प्राप्त करते हैं। इन साधनों की कीमतें अन्य कीमतों की भांति ही निर्धारित होती हैं। दूसरी तरफ कीमतें समष्टि सिद्धांतों में महत्व रखती हैं। समष्टि सिद्धांतों में व्यक्तिगत कीमतों के निर्धारण की ओर ध्यान न दिया जाकर समग्र कीमत सूचनाओं पर ध्यान दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि दोनों शाखाएं परस्पर निर्भर एवं संबंधित हैं। दोनों की परस्पर निर्भरता इस प्रकार है। अब पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की समष्टि अर्थशास्त्र पर कैसी निर्भरता है इसको देखेंगे। पहला है, व्यक्तिक फर्में या उद्योग को अपनी उत्पत्ति के साधनों जैसे श्रम, कच्चा माल, मशीनों आदि के लिए जो कीमतें देनी पड़ती हैं, उन कीमतों या प्रतिफलों का निर्धारण साधनों की उसकी स्वयं की मांग पर ही निर्भर न होकर इन साधनों की समस्त अर्थव्यवस्था की कुल मांग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्तिक फर्म या उद्योग कितना माल बेच सकेगा, ये फर्म की कीमतों पर ही निर्भर नहीं है, वरन समाज में उपलब्ध कुल क्रय शक्ति पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी एक वस्तु का मूल्य निर्धारण पूर्णतः उस विशिष्ट वस्तु की मांग और पूर्ति पर ही निर्भर न होकर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी या मूल्य स्तर पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक व्यक्तिक फर्म या उद्योग को अपनी उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते समय समाज की मांग, आय, रोजगार आदि पर ध्यान देना पड़ता है, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता को देखेंगे। जिस प्रकार व्यष्टि विश्लेषण में समष्टि विश्लेषण का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार समष्टि विश्लेषण में व्यष्टि विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। ये निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है। पहला है, संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञान उसके विभिन्न अंगों की जानकारी से होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, व्यक्तिक आयों का योग है,
कुल राष्ट्रीय उत्पादन व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों के उत्पादन का सामूहिक योग है। पॉइंट है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियोजन में व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों, परिवारों या समूह के नियोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, आय में वृद्धि से सब वस्तुओं की मांग बढ़ जाने पर व्यक्तिगत उद्योगों के उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि आवश्यक नहीं, क्योंकि जिन उद्योगों में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है उत्पादन वृद्धि ऊंची लागत पर होगी, जबकि सीमांत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने वाले उद्योगों में उत्पादन वृद्धि कम लागत पर करना संभव होगा। यद्यपि दोनों शाखाएं एक दूसरे की पूरक हैं, फिर भी दोनों में मूलभूत अंतर को नहीं भुलाया जा सकता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग तो वस्तुओं और साधनों की कीमत निर्धारित करने में तथा साधनों के विभिन्न उपयोगों में आवंटन के लिए करना चाहिए, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्यकरण की जानकारी के लिए आवश्यक है। वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में विभाजन की कोई सुस्पष्ट, स्थायी एवं सर्वमान्य रेखा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों एक दूसरे की प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक एवं सहयोगी हैं। इन दोनों की समान महत्ता का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने लिखा है कि यदि आप इन दोनों में से किसी एक को जानते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ हैं तो आप केवल अर्धशिक्षित हैं। इस प्रकार आज हमने समष्टि आर्थिक विरोधाभास की अवधारणा, समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, दोनों में परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम अर्थशास्त्र की अध्ययन विधियों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।